नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। हम अक्सर राजनीति पर बात करते हैं, समाज के ऊपर या राजनीति और समाज के निर्माण के लिए जो सबसे जरूरी विषय है साहित्य, उस पर हम बेहद कम बात कर पाते हैं। हमने सोचा कि इस पर भी कम से कम साप्ताहिक एक चर्चा करें, साहित्य को समझें और साहित्य क्यों जरूरी है हमारे समाज के। पर्सनली तौर पे अगर मैं कहूँ, व्यक्तिगत तौर पे मैं कहूँ, तो मुझे लगता है कि बिना साहित्य के इंसान जो है वो जानवर के समान ही है। बहुत बचपन में हमने एक पढ़ा था श्लोक, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषानहीन। साहित्य संगीत और कला से विहीन मनुष्य पशु के समान है, और वो भी पूंछहीन पशु के समान है। पूंछ जो है आमतौर पे क्या काम करती है? पशु जो है पूंछ से भगाया करते हैं, मक्खियों की या अनवांटेड चीजों को भगाते हैं। तो साहित्य हमें जो है चैतन्य बनाता है। तो साहित्य पे तो बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ बोला गया है, लेकिन साहित्य में भी एक और भेद हुआ साहित्य का, दलित साहित्य कहा गया। दलित साहित्य वो था जो कहा गया कि जो दलित हैं, जो पीड़ित हैं, जो सबसे जातीय जो आधार है हमारे समाज का, उसमें उनको जो है मनुष्य के तौर पर भी नहीं देखा गया, उनकी पीड़ाओं को नहीं समझा गया, उनको मनुष्य के तौर पर नहीं देखा गया। उसको लेकर के दलित साहित्य रचा गया और उसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की बड़ी चर्चा होती है। तो दलित साहित्य को हम समझेंगे और उसके तमाम बिंदुओं को हम अलग अलग एपिसोड्स में शामिल करेंगे, और केवल दलित साहित्य नहीं बल्कि धीरे धीरे साहित्य के तमाम पहलुओं को हम समझने का प्रयास करेंगे। और इसलिए कि हमारे साथ देखिए जो है जगदीश्वर सर है। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। जगदीश्वर चतुर्वेदी सर जो है वो विश्वविद्यालय उसके हिंदी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे, और JNU में इनकी पढ़ाई लिखाई हुई, जो उच्च शिक्षा होती है, संस्कृत बहुत बढ़िया जानते, संस्कृत की पढ़ाई की, और वामपंथी विचारधारा से जुड़े रहे। 80 से ज्यादा किताबें लिखी है, और किताबें डिफरेंट जो है, केवल साहित्य पे नहीं है बल्कि वो टेलीविजन मीडिया संचार माध्यमों पर भी किताबें लिखी है, बड़ी चर्चित किताबें लिखी हैं, शुरुआती किताबें लिखी हैं। संचार माध्यमों की शुरुआत में हिंदी में बहुत रेयर किताबें थी, और उसमें प्रतिष्ठित किताब जगदीश्वर सर ने लिखी। तो सर से हमने निवेदन किया कि सर आप हमारी मदद करें कृपया, और हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो साथ हमारे चैनल को देखते हैं, उनका साहित्य से भी जुड़ाव हो और साहित्य को समझने में उनको हम मदद कर सकें, इसके लिए आप आए और एक शिक्षक की तरह, एक प्रोफेसर की तरह हमको समझाएं। सर बताएं सर, कैसे दलित साहित्य पे कहाँ से चर्चा शुरू करें? पहले तो ये है कि मैं आपका हृदय से धन्यवाद दूंगा, इसलिए कि साहित्य जो है वो ज्यादातर YouTube चैनलों से गायब है। स्वैच्छिक तौर पर कुछ लोग कर लेते हैं, लेकिन जो लोग YouTube चैनल चलाते हैं, जो कि आपका भी है, तो YouTube चैनल के संचालकों को लिटरेचर की चिंता नहीं होती। जब कोई दुर्घटना घटती है तो लिटरेचर की चिंता होती है। तो ये जो आपने निश्चय किया है कि हम इसमें एक निरंतरता बनाए रखेंगे, ये बहुत ही अच्छी चीज है, और ये इससे साहित्य का और युवाओं का खास तौर पर बहुत भला होगा। साहित्य के जो लेखक हैं विभिन्न जैनर के, उनको भी इससे लाभ होगा, क्योंकि हम यहाँ उस तरह से बात नहीं कर रहे कि हमें MA की क्लास पढ़ानी है। मैं खाली उन लोगों के लिए एक दो बात जो कि मुझे नहीं जानते मैं कहना चाहता हूँ, वो ये कि लिटरेचर मैंने क्लास 6 से पढ़ा है, और मैं क्लास 6 से बाई चांस की बात है कि मैं यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी रहा हूं। नॉर्मली लोगों को इतना लंबा लाइफ, मैं कभी मॉडर्न एजुकेशन में पढ़ने नहीं गया सिवाय JNU के अलावा। और सरोकारों की जहां तक बात है, समाज से जुड़े हुए हर उस व्यक्ति के साथ में हमारा संबंध है जो इस समाज में है, वो चाहे जिस जाति से हो, जिस धर्म से हो, और जिस जेंडर से हो। और मैंने इसी दृष्टिकोण से लिखा भी है। ये जो हमने आज थीम चुनी है वो है दलित साहित्य का पर्सपेक्टिव।
दलित साहित्य का पर्सपेक्टिव हम जब कह रहे हैं तो उसका एक पीछे एक बड़ा कारण है कि फिलहाल जो है वो कुछ लोगों के लिए दलित साहित्य फैशन की चीज है, मेरे लिए फैशन की चीज नहीं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि हिंदुस्तान के समूचे ज्ञान परंपरा पर दलितों का और दलित साहित्य का बहुत गहरा प्रभाव है। हमारे बहुत सारे दलित मित्र जो लेखक हैं वो इस चीज को महसूस नहीं करते। मैं 2 किताबों का नाम लूंगा जो महाकाव्य है, वेद व्यास का महाभारत और वाल्मीकि की रामायण। इन 2 किताबों से 1800 वर्ष तक संस्कृत का साहित्य प्रभावित रहा है और ये दोनों किताबें दलित लेखकों ने लिखी हैं। संयोग की बात देखिए कि दोनों किताबों के जो लेखक थे वो शूद्र थे। वेद व्यास भी शूद्र थे और वाल्मीकि भी शूद्र थे। तो जो लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान, ये मैं क्यों ये प्रसंग उठा रहा हूं, क्योंकि ये प्रसंग इसलिए जरूरी है कि हमारे यहाँ जो परंपरा है उसमें क्या है कि एक खास तरह का बहिष्कार का भाव है। मैं अपने देश में रहते हुए, साहित्य में खासतौर पर कलाओं के क्षेत्र में रहते हुए, मैं बहिष्कारवादी दृष्टिकोण से काम नहीं कर सकता। मुझे उन तमाम लोगों के लेखन की समझ बनानी होगी, उनके साथ संबंध बनाना होगा, उनका मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन करना होगा जो लिखा गया है। जब कोई लेखक, खासतौर पर दलित लेखक, ये कहता है कि जो जन्मना दलित है उसके लिखे को दलित साहित्य माना जाए, तो ये 2 व्यक्ति तो जन्मना दलित थे, वेद व्यास और वाल्मीकि। 1800 वर्ष तक संस्कृत साहित्य की समूची परंपरा इन 2 किताबों से प्रभावित रही है। तो पहला मेरा जो प्रस्थान बिंदु है कि मेरे लिए, जब मैं दलित साहित्य में बात कर रहा हूं, तो मेरे लिए परंपराएं और परंपराओं में लिखा गया साहित्य खारिज करने की चीज नहीं है। मैं महाभारत का मूल्यांकन करूं, मैं रामायण का मूल्यांकन करूं, मैं वेद व्यास का मूल्यांकन करूं, मैं वाल्मीकि का मूल्यांकन करूं, लेकिन मैं ये चीज न भूलूं कि ये दोनों शूद्र थे। पहली चीज, भक्ति आंदोलन, जिसका कि पूरे के पूरे मध्यकाल में दक्षिण के भक्ति आंदोलन का और बाद में उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन का गहरा असर है हिंदी के साहित्य पर मध्यकाल के। उस भक्ति आंदोलन के अधिकांश लेखक दलित थे। कौन पढ़ता है उनको? कौन सुनता है उनके गीत? कौन गाता है उनके भजन? ये देश गाता है। तो ये कहना कि हमारे यहां दलित लेखकों की उपेक्षा हुई, अवहेलना हुई, ये धारणा गलत है। जब दलित साहित्य पर विचार करें तो ये एक आरोप रहा है कि ब्राह्मणवादियों ने, ब्राह्मण आलोचकों ने उनकी अवहेलना की, उपेक्षा की। नहीं, अगर उपेक्षा और अवहेलना की होती तो फिर ये इतने दलित लेखक आए कहां से? और आए थे तो फिर ये साहित्य में दाखिल कैसे हुए? किसने दाखिल किए? साहित्य के इतिहास तो दलितों ने नहीं लिखे थे। संस्कृत साहित्य का इतिहास भी दलितों ने नहीं लिखा और हिंदी साहित्य का इतिहास भी दलितों ने नहीं लिखा। और दोनों के लेखक जो है वो संयोग से वे लोग थे जो सवर्ण कहलाते थे। लेकिन उन लोगों ने जो चीज लिखी, जिस पर के कायदे से हम लोग ध्यान दें, वो दलित लेखकों को प्रतिष्ठित किया। तो ये जो एक हमारे यहाँ जो एक फ्रेज चला हुआ है ना, पहले तो ब्राह्मणवादी थे, इस फ्रेज में बहुत संकट है और वो आपको समग्रता में दलित साहित्य का जो फलक है उसे देखने नहीं देता। दलित साहित्य का फलक वही नहीं है जो इधर पिछले 50-60 साल में लिखा गया। जब मैं दलित साहित्य की बात कर रहा हूं तो मेरे सामने उसका एक विराट फलक है। उसमें एपिक रचनाएं भी आती हैं, उसमें मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की रचनाएं भी आती हैं, उसमें वे रचनाएं भी आती हैं जो कि
फ्रीडम मूवमेंट के दौरान लिखी गई, और वे रचनाएं भी आती है जो 19वीं शताब्दी में लिखी गई रेनेसां से प्रभावित होकर, और वे रचनाएं भी आती हैं जो कि आजादी के बाद लिखी गई। दिक्कत यहां है, जब दलित साहित्य का पर्सपेक्टिव बनाएंगे तो पहला पर्सपेक्टिव का जो प्रस्थान बिंदु ये कि आप दलित साहित्य का कितना बड़ा फलक बनाते हैं। चीजों को आप जितने बड़े फलक पर देखेंगे उतनी ही साफ दिखाई देंगी। अगर आप संकुचित फलक में देखेंगे, छोटे फलक में रख के देखेंगे, तो चीजें बहुत छोटी दिखाई देंगी, और फिर ये दिखाई देगा कि नहीं, दलित साहित्य तो सामने नहीं था। नहीं, दलित साहित्य सामने था। दलित साहित्य पर सबसे ज्यादा लोगों ने लिखा और दलित साहित्य से सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हुए। अगर ये एक साधारण सी बात, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि जो जन्मना दलित है वही दलित साहित्य का लेखक हो सकता है, अगर ये बात मानते हैं तो भक्ति आंदोलन के कवि दक्षिण के और उत्तर भारत के, और वाल्मीकि और वेदव्यास, ये एक बहुत बड़ा कैनवास बनाते हैं दलित साहित्य का, और राष्ट्रीय कैनवास बनाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं दलित साहित्य का भारतीय फलक निर्मित करते हैं। जाहिर है कि जब एपिक पढ़ेंगे तो उसका पर्सपेक्टिव अलग होगा, दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन को पढ़ेंगे उसका पर्सपेक्टिव अलग होगा, और मध्यकाल पढ़ेंगे तो उसका पर्सपेक्टिव अलग होगा। और अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं दलित साहित्य की, तो उसका पर्सपेक्टिव एकदम अलग होगा। यही एपिसोड में आज से अगर 15 साल पहले कर रहा होता, मैं पढ़ाता था, तो पर्सपेक्टिव अलग था। जब हम साहित्य पढ़ते हैं, या दलित साहित्य पढ़े, या स्त्री साहित्य पढ़े, या और भी कोई चीज पढ़े साहित्य संबंधी, वो इसमें बंगला का भी हो सकता है, मराठी का भी हो सकता है, साहित्य पढ़ते समय हमारी नजर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य पर होनी चाहिए। आमतौर पर होता क्या है कि हम जो लोग हैं वो प्रोफेसर भी उसमें आते हैं, उसमें आलोचक भी आते हैं, उसमें छात्र भी आते हैं। उन सबकी मुसीबत क्या है कि उनके दिमाग में किताब होती है और उनके हाथ में किताब होती है। किताब में ये लिखा है, किताब में ये लिखा है। किताब के बाहर होता है परिप्रेक्ष्य। किताब में क्या कहा गया है वह सिर्फ परिप्रेक्ष्य के निर्माण में मदद नहीं करता। सामान्य तौर पर दलित साहित्य को पढ़ते समय वर्तमान का परिप्रेक्ष्य दिमाग में रखा जाना चाहिए। वर्तमान का परिप्रेक्ष्य क्या है? क्या वही परिप्रेक्ष्य जो फ्रीडम मूवमेंट में था? नहीं। क्या वही परिप्रेक्ष्य जो 19वीं शताब्दी में था? नहीं। क्या वही परिप्रेक्ष्य जो भक्ति आंदोलन के समय था? नहीं। आज एकदम भिन्न परिप्रेक्ष्य है, पॉलिटिकली एकदम चार्ज परिप्रेक्ष्य है। क्या स्थिति है? आज मैं जब दलित साहित्य पर बात करूंगा, जो दलित लेखक हैं, मैं खासतौर पर उन्हें संबोधित कर रहा हूं इस बात को। क्या यह संभव है कि दलित साहित्य पर बात करते समय मैं राजनीति को, जिसे हम लोग विचारधारा कहते हैं, जिसे हम लोग आइडियोलॉजी कहते हैं, साहित्य पर बात करते समय, दलित साहित्य पर बात करते समय, क्या हम विचारधारा की उपेक्षा कर सकते हैं? नहीं। दलित साहित्य का परिप्रेक्ष्य बनाते समय पहली शर्त है और पहला प्रस्थान बिंदु है कि हम साहित्य और राजनीति के संबंध को समझें। दलित साहित्य और उसके साथ वर्तमान के संदर्भ को समझें। हम में से ज्यादातर लोग करते क्या है? मुझे अपनी आत्मकथा तो रखनी है पाठ्यक्रम में, मुझे अपनी कहानी तो रखनी है पाठ्यक्रम में, क्योंकि मैं तो दलित हूं। आचरण क्या होगा मेरा? आचरण मेरा ये होगा कि मैं बीजेपी का झंडा उठा के चलूंगा। जो आपके पाठ्यक्रम को मैं रखवा तो देगी आपको, लेकिन वो तो सारे के सारे जगह उसने दलित बहिष्कृत कर दिए हैं। वो तो रिजर्वेशन तक लागू करने के लिए तैयार नहीं है। दलित साहित्य का परिप्रेक्ष्य दलित आचरण पर निर्भर करता है कि दलित साहित्य का परिप्रेक्ष्य, जब भक्ति आंदोलन कवियों की बात करते हैं ना, तो भक्ति आंदोलन कवियों की कौन सी खूबी थी दलित कवियों की? उनके कथनी और करनी में साम्य था। वे जो चीज लिखते थे उसको वो आचरण भी करते थे।
ऐसा नहीं था कि नहीं कहने के कबीर जा सकते थे किसी राजा के यहाँ, कोई दिक्कत नहीं थी किसी राजा का रजिस्टर लेने में। कौन सी चीज सीखनी चाहिए मुझे कबीर से? मुझे कबीर से बाकी सब चीजें छोड़ भी दूं, लेकिन एक चीज सीखनी चाहिए, मुझे किसी राजाश्रय में नहीं जाना। अब हमारे यहाँ स्थिति क्या है कि मैं जरा सा प्रोफेसर हुआ और मैं अगर दलित हूं तो मैं पहले चक्कर काटता हूं वीआईपीज के। अच्छा, ये बीमारी बहुत ही जिसकी कहीं यूनिवर्सल है। हम लोग दक्षिण अफ्रीका के लोगों से भी नहीं सीखते, हम लोग काले लोगों से भी जो अमेरिका में काम करते हैं लिखते हैं उनसे भी नहीं सीखते। नहीं, ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? दलित साहित्य पर बात करते समय दलित लेखक का राजनीति से संबंध गहरा होगा। वो ये नहीं कहेगा कि मुझे पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेना है, वो ये नहीं कहेगा कि हिंदुस्तान की राजनीति में जो अब जो चल रहा है उसमें मेरा कोई स्टैंड नहीं है, मेरे तो कहानी लिखता हूं जी। क्यों? क्योंकि जो आपकी परंपरा है, दलित साहित्य की जो परंपरा है, वो साहित्य की परंपरा में राजनीति अभिन्न रूप से जुड़ी रही है। आप वाल्मीकि की रामायण उठा के देखिए, आप महाभारत उठा के देखिए, आप दक्षिण के उत्तर भारत के कवियों की रचनाएं उठा के देखिए, वे हर राजनीतिक मसले पर लिख रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं, बहुत जरूरी है। आज हम सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, 47 में आए। कबीर ने क्या शादी की थी? एक। कबीर के जमाने में तो कई पत्नी रखने की प्रथा थी। किसी भी भक्ति आंदोलन के कवि ने, दक्षिण भारत के वो जो 5वीं शताब्दी में आलवार संत हो, या फिर उत्तर भारत के जो 12वीं 13वीं 14वीं शताब्दी के संत हो, किसी भी कवि ने जो भक्ति आंदोलन के कवि थे, एक से अधिक शादी नहीं की, एकल विवाह। क्या देखूं मैं? क्या सीखूं मैं? हिंदुस्तान का जो संविधान जो आज आपके बीच में है, जो कि इस बात पर जोर देता है कि एकल विवाह होना चाहिए, किसने निर्मित की है परंपरा? राजाओं ने निर्मित नहीं की, हिंदू राजाओं ने निर्मित नहीं की, मुस्लिम राजाओं ने निर्मित नहीं की, उनकी तो अनेक शादियां थी। समाज में 47 के पहले अनेक विवाह करने की प्रथा थी। भक्ति आंदोलन कवियों ने कौन सी चीज दी मुझे? आज मैं बात कर रहा हूं तो मैं इस चीज को मैं समझूं कि भक्ति आंदोलन के कवियों ने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण चीजें दी हैं, जिन्हें अब हम करते क्या है, हम पद खोजते हैं। किस पद में क्या कहा है? अरे पद नहीं, पद के अलावा उसका आचरण देखो। आचरण क्या है? आचरण यह है कि वह एकल विवाह की परंपरा पर 5वीं शताब्दी में जोर दे रहा है। वो आधुनिक भारत देख रहा है। एक बड़ा कवि, उसका दृष्टिकोण यहां से देखा जाना चाहिए कि उसका विजन क्या है, वो कौन सी बड़ी समस्या को उठा रहा है। तो ये जो भक्ति आंदोलन के कवि जिन पर हम लोग गर्व करते हैं, और जो शानदार गर्व करने लायक है भी, वो चाहे उनकी साहित्य की कला की कसौटी पर उतनी अच्छी रचनाएं न हो, दृष्टिकोण तो बहुत शानदार है। पहली चीज, एक दलित लेखक को राजाश्रय नहीं चाहिए। दक्षिण भारत के दलित कवियों ने राजाश्रय स्वीकार नहीं किया और न राजाश्रय में गए, और न उत्तर भारत के हिंदी के कवियों ने राजाश्रय स्वीकार किया और न राजाश्रय में गए। आधुनिक काल के दलित कवियों और लेखकों को यह चीज सीखनी चाहिए कि वे राजाश्रय में न जाएं। वो चाहे जो भी हो, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सीपीएम हो, वगैरह वगैरह। दलित की मुक्ति राजाश्रय में नहीं है। थर्ड चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अभी हम लोग बहुत जोर देते हैं ना, देखिए हमारी व्यक्तिगत सत्ता है जी, हमारी एक व्यक्तिगत पहचान है। जरा पीछे जाओ, फिर वहीं जाओ, मैं वहीं ले जाना चाहता हूं जिसको कि छोड़ चुके हैं आप। वे भक्ति आंदोलन के लेखक वो सिंगल है,
अपनी निजी पहचान और निजी अभिव्यक्ति, उस पर सबसे ज्यादा जोर है उनका। भजन लिख रहे हैं, किस पर जोर है? निजी अभिव्यक्ति पर। वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और निजी अभिव्यक्ति करते समय वे अपनी पर्सनल बातें भी कह रहे हैं और वे सामाजिक बातें भी कह रहे हैं। तो लेखक के लिए पर्सनल जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही सामाजिक जो मसले हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो दलित साहित्य में वे लेखक भी शामिल हैं जो दलित हैं जन्मना, और वे लेखकों का लिखा हुआ भी दलित साहित्य माना जाएगा जो दलितों के विषय पर लिखा गया है, लेकिन वो जन्मना दलित नहीं है। ऐसे अनेक लेखक हैं। तो दलितों के साहित्य के अंदर सिर्फ जो अभी एक ट्रेंड है, मैं उससे सहमत नहीं हूं कि उसमें सिर्फ जो जन्मना दलित है उसे शामिल किया जाए। आधुनिक काल में ऐसे अनेक लेखक हैं जो दलितों के पक्ष में लिखते रहे हैं, लेकिन वो संयोग की बात है कि वे ब्राह्मण के घर पैदा हुए या किसी और सवर्ण जाति में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने दलितों के पक्ष में लिखा। उसमें क्लासिक एग्जाम्पल है प्रेमचंद। उन्होंने सबसे ज्यादा दलितों के बारे में सबसे शानदार चीजें लिखी। मैं ये बात जानबूझ के उठा रहा हूं क्योंकि ये जो बहिष्कृत दृष्टिकोण है कि हम इस दलित में इसे शामिल करेंगे, इसे शामिल नहीं करेंगे, इस बहिष्कृत भावना से आप दलित साहित्य का दायरा छोटा बनाते हैं। हमें ज्यादा व्यापक प्रवेश की और ज्यादा बड़े फलक की जरूरत है दलित साहित्य के लिए, और उसमें वह लेखन भी शामिल है जो दलित ने, जन्मना दलित है, उसने लिखा है और दलित पर लिखा है, और वह लेखन भी शामिल है जो कि गैर दलित ने लिखा है लेकिन दलित विषय पर लिखा है। पहली चीज। अब एक बहुत ही जिसे कह के जटिल समस्या है, पता नहीं धनंजय आप कैसे सोचते हैं, क्योंकि हम लोग तो लिटरेचर के लोग हैं, आप सिनेमा से और मीडिया से और तमाम चीजों से जुड़े रहे। आप जब फिल्म देखते हैं तो आपको फिल्म देख के कोई जब फिल्म बहुत अच्छी लगती है तो फिर दोबारा देखने की इच्छा करती है, या अंदर से ये इच्छा होती है कि मजा आ गया। वो चाहे आक्रोश जैसी फिल्म हो, लगता है कमाल की यार, कमाल की फिल्म। मतलब फिल्म देखने के बाद में आपके अंदर नफरत पैदा नहीं होती। कला का काम है, साहित्य का काम है आनंद की सृष्टि करना। अगर दलित साहित्य सचमुच में साहित्य है, जो कि है, तो उसका काम है आनंद की सृष्टि करना। कबीर के भजन सुनते हैं ना, आनंद आता है ना। जब भीमसेन जोशी कबीर के भजन गाते हैं और हम सुनते हैं तो कहते हैं वाह, बहुत 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 शानदार, बहुत शानदार। नफरत नहीं होती, अपमानित महसूस नहीं करते। साहित्य जब पढ़ते हैं, जो दलित साहित्य पढ़े, स्त्री साहित्य पढ़े या साहित्य इन जनरल पढ़े, तो हमारे अंदर आनंद की सृष्टि होती है। इवन आप एशियन पीरियड में जाइए, जब ग्रीस और यूनान में लोग गुलाम थे और गुलामों को देखकर गुलामों के ऊपर जब हमने रचनाएं पढ़ी तो गुलामों की मुक्ति की आकांक्षा पैदा हुई। दलित साहित्य पढ़ते समय हमें दलितों के प्रति आकर्षण पैदा हो, हम उनसे लगाव महसूस करें, और लगाव महसूस करने के साथ साथ उनकी समस्याओं को समझने में हमारी मदद हो। दलित साहित्य का मतलब यह नहीं है, या साहित्य का मतलब यह नहीं है कि हम किसी समुदाय के प्रति, किसी जाति के प्रति, किसी चरित्र के प्रति नफरत पैदा करें ना, ना। कला का ये काम नहीं है।
दिक्कत यहां है कि अभी जो साहित्य हमारे बीच में है, उस साहित्य में ये अभी क्षमता विकसित होनी है कि जिसे पढ़ने के बाद में आपको दोबारा पढ़ने की इच्छा करे। ये तो ठीक है कि दलित लेखकों के जीवन में बहुत तकलीफ नहीं है, ये सच है, और उन्होंने बहुत तकलीफों के साथ लिखा है और इस तकलीफों को समझा जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपके पास में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य होना चाहिए। बिना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के आप ये चीज समझ नहीं सकते। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं लौट रहा हूं वहीं मध्यकाल की ओर। भक्ति आंदोलन कवियों ने किस चीज का निषेध किया? ऐसा नहीं है कि अम्बेडकर के और ज्योतिबा फुले के आने के बाद अचानक मनुस्मृति का विरोध शुरू हुआ। ये दिमाग से हम लोग निकालते हैं। आलवार संत पहले संत थे जिन्होंने मनुस्मृति की धारणाओं का निषेध किया। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के कवि पहले कवि थे, उनमें दलित जो कवि अग्रवर्ती थे उसमें पहले कवि थे, लेखक थे जिन्होंने के मनुस्मृति की धारणाओं का निषेध किया। अफसोस की बात यह है कि ये चीज हमारे यहां अंबेडकर के यहां उपलब्धि नहीं है। अब चूंकि अंबेडकर ने नहीं लिखी, तो जो अंबेडकर को पढ़ रहे हैं और पढ़ के बड़े हो रहे हैं वो और कोई चीज जानते नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि अंबेडकर का सब्जेक्ट साहित्य नहीं था, मैं ये मान के चल रहा हूं, लेकिन मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि अंबेडकर और ज्योतिबा फुले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मनुस्मृति के धारणाओं का निषेध किया। मंदिर प्रवेश के लिए किसने लड़ाई लड़ी? आलवार संतों ने लड़ाई लड़ी। मंदिर में सभी जातियों का प्रवेश हो, सभी लिंग के लोगों का प्रवेश हो और भगवान की पूजा के समय और भगवान के सामने सबको समान नजरिए से देखा जाए, यह धारणा किसने दी? यह सबसे पहले आलवार संतों ने दी। मनुस्मृति में तो इसकी व्यवस्था नहीं है। कबीर ने ये शुरुआत की, इसलिए ये हम लोगों के बीच में जो एक मिसकंसेप्शन है, उस मिसकंसेप्शन से बचना चाहिए कि नहीं आधुनिक काल में मनुस्मृति से लड़ाई। अरे मनुस्मृति से लड़ाई शुरू हुई थी बहुत पहले और लड़ाई लड़ी गई, तरह तरह से लड़ी गई, खासतौर पर जन्म भाषाओं के साहित्य में। और उन लोगों ने जो कि दलित थे, उन लोगों ने अपने तरीके से लड़ाई लड़ी और उसके पहले स्वयं महात्मा बुद्ध इसकी नींव रख चुके थे। अच्छा, होता क्या है कि जब हम बात करते हैं तो महात्मा बुद्ध को मनुस्मृति के खिलाफ हम जिक्र नहीं करते। हमारी गाड़ी शुरू होती है ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, अंबेडकर और इसके बाद खत्म हो जाती है, और फिर तो हमें नहीं इतना छोटा पर्सपेक्टिव नहीं बनाया जाना चाहिए। दलित लेखकों की सबसे शानदार चीज थी जिसे कायदे से आत्मसात किया जाए, उनकी आखिरी बात जो आज के एपिसोड के संदर्भ में कह रहा हूं, वो ये कि वे दूसरे धर्म और संप्रदाय की अच्छी चीजों को उन्होंने आत्मसात किया था। उनके अंदर उनको खारिज करने का भाव नहीं था। कभी कहीं पर भी दक्षिण के भी और उत्तर भारत के भी किसी भी संत ने किसी भी जाति के खिलाफ में नहीं लिखा। दलित साहित्य में बात हो रही है ना, तो दलित साहित्य में बात करते समय नानक पर क्यों नहीं बात करते हम लोग? नानक पहला बड़ा कवि है इस इलाके का, उत्तर भारत का, जो मुझे जाति भेदभाव से खिलाफ लड़ने का मैसेज देता, उससे प्रभावित कबीर हुए। अब होता क्या है कि अब हम नानक की बात नहीं, देखिए अब नानक से प्रभावित होकर सिख समुदाय बना, सिख धर्म बना, और सिख धर्म में जाति प्रथा नहीं है। कहां था ये सिख समुदाय और सिख धर्म? ये नॉर्थ इंडिया में ही था। तो नानक का जिक्र क्यों नहीं आता हमारे बीच में? जब हम परंपरा की बात करते हैं तो हम परंपरा में नानक को क्यों भूल जाते हैं? नानक की भूमिका क्यों भूल जाते हैं? मैं ये जो जिसे कहे कि आलोचना की भाषा में, ये मैंने बहुत ही लिक्विड और सरल ढंग से ये बात रखी है। आलोचना की भाषा में हम जिसे कहे कि
मुझे अनुपलब्ध को खोजना होगा। नानक अनुपलब्ध थे दलित साहित्य के संदर्भ में। भक्ति आंदोलन अनुपलब्ध है, भक्ति आंदोलन को खोजना होगा मुझे दलित साहित्य के संदर्भ में। मुझे दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन को खोजना होगा दलित साहित्य के संदर्भ में। बहुत ही संकेत में सूचना दे रहा हूं मैं खाली। जी 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 तो बहुत बहुत परिप्रेक्ष्य ये जो आपने संदर्भ आज रखा बहुत महत्वपूर्ण है, और ये प्रस्तावना के तौर पे एक जस्ट सूचना पास कर रहा हूं मैं। जी। मैं मंदिर वाला हूं और मैं गर्व से कहता हूं मैं मंदिर वाला हूं, मैं तो वही कुछ शर्म है नहीं। भक्ति आंदोलन के कवियों ने, मैं अंडाल थी दक्षिण में, और वो शूद्र थी, और उसने खुल के लिखा कि मैं कृष्ण से प्यार करती हूँ, और बहुत शानदार उसने जिसे कहें श्रृंगारी कविताएं लिखी, बहुत ही शानदार। मेरे पास में दक्षिण भारत के सभी लेखकों की, जो दलित लेखक थे, अलवार संत, सबकी रचनाएं हैं, मैंने पढ़ी है। मैं उधर घूमा भी, और मैं देख के दर्द रह गया कि एक 700 साल पुराना मंदिर, उस मंदिर में कृष्ण के साथ एक मूर्ति है उनकी पत्नी की। वो राधा नहीं है, वो अंडाल है। अब आप सोचिए, आपने अभी तक इस इलाके में कृष्ण को प्यार करने वाली, कृष्ण से पे बलिहारी मीरा की मूर्ति कृष्ण के साथ नहीं लगाई। कृष्ण के बारे में मीरा ने भी लिखा उसी तरह कि मैं कृष्ण को बहुत प्यार करती हूं, मैं हरि को बहुत प्यार करती हूं। अंडाल ने भी लिखा। भक्ति आंदोलन का असर देखिए, भक्ति आंदोलन के असर को आज तक बरकरार रखा है। साउथ में मंदिर में अंडाल की कृष्ण के साथ मूर्ति और पूजा होती है। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं सर, उत्तर भारत के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है जिनको हुआ ये है कि हमने, मैं कह रहा हूं, मुझे परंपराओं में बार बार जाना होगा, परंपराओं को बार बार नए एंगल से, नए दृष्टिकोण से देखना होगा, खोलना होगा, खंगालना होगा। मुझे रिजेक्शन का भाव पसंद नहीं है। दलित साहित्य की पहचान बने, इसके लिए वे क्षेत्र खोले जाने चाहिए जो अब तक चर्चा के केंद्र में नहीं है। उसकी प्राथमिक बुनियादी शर्त है डेमोक्रेसी। मुझे साहित्य में भी लोकतंत्र चाहिए, सिर्फ राजनीति में नहीं। मुझे दलित साहित्य में भी लोकतंत्र चाहिए, और साहित्य में भी लोकतंत्र चाहिए, और स्त्री साहित्य में भी लोकतंत्र चाहिए। ये संभव नहीं है कि मुझे राजनीति में तो लोकतंत्र चाहिए जी, मुझे यूनिवर्सिटी में लोकतंत्र चाहिए, लेकिन दलित साहित्य में मुझे दलित ही चाहिए, खाली लोकतंत्र नहीं चाहिए। नहीं, लोकतंत्र जब होगा तो वहां बहिष्कार की नीति लागू नहीं होगी। नहीं, लोकतंत्र में सब अपने हैं, सब अपने हैं, कोई पराया नहीं। ये जो मैं और तुम का जो डिवीजन है, ये नहीं होगा। और यही साहित्य के पठन पाठन की पद्धति का सबसे महत्वपूर्ण आधार हो सकता है। फिलहाल इतना ही रखें हम लोग जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये चीज हम जारी रखेंगे। हम जो हमारे दर्शक है, हम उन्हें बता रहे हैं कि ये अभी सिलसिला शुरू किया है धनंजय जी ने, और ये सिलसिला अभी चलेगा, ये थमेगा नहीं, क्योंकि धनंजय जी की आदत है कि वो थमते नहीं है। तो ये अब थमेगा नहीं, क्योंकि इसमें अनेक प्रश्न ऐसे हैं जो दलित साहित्य से जुड़े हुए हैं, दलित आलोचना से जुड़े हुए हैं, वो आएंगे। उसके बाद में हम लोग स्त्री साहित्य और स्त्री आलोचना से जुड़े हुए प्रश्नों को लाएंगे, और ये पहले हम ये 2 क्षेत्र हम कवर करेंगे, उसके बाद में फिर नए क्षेत्र में जाएंगे। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, आपने बता भी दिया, जो मेरी बात थी आपने कर दी। और जो आप देख रहे हैं, आप तमाम साथियों से निवेदन है कि इसको शेयर भी कीजिए, और इस पर आपके मन में जो सवाल उठते हैं
सर ने बड़ा अच्छा किया, मुझे शुरुआत में बोलते हुए ही बता दिया था कि धनंजय आप हिचकना मत, आप ये समझना कि आप शिष्य हो। तो जब हम शिष्य बन जाते हैं तो हमें सवाल जो हमारे मन में जिज्ञासाएं हैं उसको प्रकट करने में कोई दिक्कत नहीं होती। वो आदर भाव के साथ आप अपने सवाल रखिए और वो सवाल जो है लगेगा कि इस संदर्भ से जुड़े हुए हैं, तो उस सवाल का जवाब भी जो है हम जगदीश्वर सर से लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आप आए और आपने इतनी चर्चा की, और ये क्रम बना रहेगा जैसा कि आपने भी कहा। और आप तमाम साथियों का बहुत बहुत आभार। आप लिखिएगा जरूर कि आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।